गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोग जो है वो पढ़ चुके थे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसके हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज, और ये जो मैं पढ़ाऊंगा, ये जो बताऊंगा, ये बहुत ही क्रूशियल है तो थ्योरेटिकल पॉइंट लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट बच्चों आपको याद रखने हैं, ये सारे पॉइंट बच्चों आपको याद रखने हैं। हाँ बेटे, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको लर्न करने हैं, मतलब ये आपके टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए। ये जो है ये आपके टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए, ठीक है। और मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो क्या पढ़ाने वाला हूँ बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। तो चलो बच्चों, अब अपन शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोटॉन। वेरी इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोटॉन। फोटॉन के कंजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं है। अब ये मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया बेटे क्योंकि क्या है, फोटॉन मतलब एनर्जी का होता है, एनर्जी का पार्टिकल। तो आप लोगों को ये डाउट आ सकता है, बोले सर एनर्जी कंजर्व्ड है तो फोटॉन भी कंजर्व्ड होगा। हालांकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्यारे बच्चे, लेकिन ध्यान रहे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोटॉन। फोटॉन के कंजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि फोटॉन जो है वो कंजर्व होगा, भैया ये प्रोड्यूस भी होता है और ये डिस्ट्रॉय भी होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फोटॉन collides only once in its lifetime। फोटॉन जो है वो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही टकराता है। एक बार टकराने के बाद खत्म, फिर दोबारा उसके टकराने का कोई केस उपलब्ध नहीं है, कोई एग्जाम्पल उपलब्ध नहीं है। फोटॉन कोलाइड्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। एक ही बार टकराएगा, दोबारा टकराने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फोटॉन जो है वो सिर्फ एक ही बार टकराता है, एक बार टकराया उसके बाद खत्म, दूसरी बार टकराने का कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है, दूसरी बार टकराने का कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? फोटॉन जब टकराता है तो एनर्जी ट्रांसफर करता है। क्या करता है बेटा? एनर्जी देता है। अब मान लो एक फोटॉन के पास एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटॉन के पास, और किसी पार्टिकल से हमें कुछ काम करवाना है, वो कुछ भी करवाना हो, किसी पार्टिकल से हमें कुछ काम करवाना है और उसको हमें एनर्जी देनी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये कहोगे, बोले सर 5-5 के 2 दे दो। अरे भाई ऐसा यहाँ पर नहीं चलता, 5-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटॉन नहीं दे सकते भाई। अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन है तो ही काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। मतलब 2 फोटॉन मिलकर किसी एक से टकराकर उसको टोटल 10 एनर्जी देके काम नहीं करवा सकते। अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करनी है तो हमें फोटॉन भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चाहिए का, उसी की आवश्यकता होगी। तो 2 फोटॉन मिलकर एक साथ कोई भी फंक्शन, कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। 2 फोटॉन टुगेदर कैन नॉट सप्लाई एनर्जी टू अ सिंगल पार्टिकल। 2 or more than 2 photons cannot do a single job together। 2 या 2 से ज़्यादा फोटॉन एक ही जॉब को एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये पॉइंट में डिक्टेट कर दूंगा, बड़ा पॉइंट। फिर इसके बाद एनर्जीज ऑफ ऑल द फोटॉन्स ऑफ अ रेडिएशन आर इक्वल। किसी एक रेडिएशंस के सारे फोटॉन की एनर्जी बराबर होती है। मतलब अगर येलो लाइट के फोटॉन लिए तो आपने 10 करोड़ फोटॉन लिए हैं तो भी सबकी एनर्जी क्या होगी? इक्वल।
एक टाइप के रेडिएशन में डिफरेंट एनर्जी के फोटोन नहीं होते, और डिफरेंट टाइप के रेडिएशन अगर होंगे तो उन सारे फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी। ये कितनी होगी बेटा? 4 प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी ध्यान से सुने। ऑल द फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव्स विद सेम स्पीड। सारे फोटॉन सेम स्पीड से मूव करते हैं और उनकी स्पीड कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उनकी स्पीड कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद छठी प्रॉपर्टी, अब जब भी फोटोन इमिट होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो उन फोटोन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फोटोन की एनर्जी कम होगी। और जो नंबर ऑफ फोटोन से प्यारे बच्चे वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, और इंटेंसिटी कम होगी तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो कम हो जाएंगे। इंटेंसिटी कम होगी तो नंबर ऑफ फोटोन कम हो जाएंगे। ये 7 बात। आठवां इंपॉर्टेंट फंडा ये होता है फोटोन की प्रॉपर्टी में कि फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, मतलब रेस्ट में जब होता है तो मास 0 होता है। और फोटोन का जो मूविंग मास है वो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब भाई आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो मूविंग मास होता है वो होता है रेस्ट मास अपॉन √1 - v²/c²। तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, v पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हमें पता है फोटोन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। तो यहाँ से m = m0 √1 - c²/c²। m0 भी 0, ये रिजल्ट भी 0। अब तुम ये मत कह देना कि बोले सर 0/0 = 0। 0/0 0 नहीं होता है। 0/0 क्या होता है बेटे? नॉट डिफाइंड। 0/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो जो फोटोन है उसकी जो रेस्ट मास है वो 0 होता है, और मूविंग मास जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। अब बेटा मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बीच में शायद पूछ रहे थे कहीं भी कि बोले सर केमिस्ट्री में फिजिक्स क्यों आ रहा है, फिजिक्स की टर्म क्यों सिखाई जा रही है? मेरे बेटा अब केमिस्ट्री के सिलेबस में जो है वो है। अब केमिस्ट्री के सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो कुछ भी, अभी तो कुछ बताया ही नहीं मैंने, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो बहुत लेवल पे जाएंगे हम। अभी तो तुम लेक्चर देखोगे तो SC वर्मा सॉल्व करा रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिक तुमको करा रहा हूँ, तो जब मैं तुमको नीचे से लेकर टॉप तक ले जा रहा हूँ तो सारी बातें कराऊंगा ना। एटॉमिक साइंस में क्या फिजिक्स और क्या केमिस्ट्री होता है बेटा? साइंस तो साइंस होता है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ये टॉपिक तुम केमिस्ट्री में डालो या फिजिक्स में डालो, पढ़ना तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है। जितनी भी रिसर्च होगी, जो भी रिसर्च होगी उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे वो तो किसी भी ब्रांच के हो सकते हैं ना। अब डॉक्टर जो है एक्सरे ले रहा है, डॉक्टर जो है वो माइक्रोस्कोप से यूज कर रहा है, तो माइक्रोस्कोप फिजिक्स का। अब तुम बोलोगे बोले बायोलॉजी में कहाँ फिजिक्स आ गई, वो डॉक्टर को फिजिक्स की क्या जरूरत है? तो करना पड़ेगी ना। जो साइंस है वो तो कंबाइंड है ना। अब अगर आपको कोई एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें बताना जरूरी है ना, तभी तो आपको उस टॉपिक की ग्रिप मिलेगी, पकड़ मिलेगी। तो फिजिक्स तो वैसे भी आपको पढ़ना ही है। तो ये केमिस्ट्री में फिजिक्स नहीं घुसा रहा हूं मैं जो है आपको टॉपिक की पूरी डेप्थ तक ले जा रहा हूं। होता है, कई लोग होते हैं सब चीजें उड़ा देते हैं, बताते ही नहीं है। ये सब चीजें उड़ा ही देते हैं, बोले हमें केमिस्ट्री पढ़ना है। अरे बेटा मुझे उड़ाने से मतलब नहीं है, मुझे तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में डॉक्टरी करानी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये डबल वेटेज का, तो उसमें कोई सा भी कॉन्सेप्ट मुझे नहीं छोड़ना। आईआईटी वाला क्वेश्चन देते समय ये थोड़ी सोचेगा, ये थोड़ी दिमाग में लाएगा कि यार बच्चे ने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो उसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं दूं, इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाऊं। वो तो कैथोड रे पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी तो क्या होगा, वो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट पूछेगा। अब वहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स पूछ लिया तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना BQB होता है या BQB sin थीटा होता है। अब वो तुम पढ़ोगे जब पढ़ोगे 12th में, लेकिन मुझे तो बताना पड़ेगा कि वो फोर्स जो है वो क्या होता है, BQB sin थीटा। वो फोर्स अगर मैंने नहीं बताया और तुमको क्वेश्चन आएगा तो तुम क्या बोलोगे, यार गलत पढ़ा दिया या हमसे सवाल नहीं बन रहा। तो ऐसा काम क्यों करना? पढ़ना है तो ठीक तरीके से पढ़ो, कोई भी काम करना परफेक्ट करो। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है का मतलब पता है क्या होता है? एटॉमिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो हमसे बनना चाहिए, तो हमने पढ़ा, वरना क्या करा है? कुछ नहीं। यही फर्क है इंटेलिजेंट रैंकर्स और अच्छे बच्चों और, समझ गए?
तो बेटा अगर कोई एक टॉपिक आप उठा के पढ़ रहे हो, कोई सा भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ रहे हो, तो टॉपिक पढ़ा मतलब उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तो पढ़ा है, वरना मक्कारी करिए। मेरा तो ऐसे ही मानना है बेटा, काम करना है तो अच्छे से करना है, ये तो मत करो ना, मत करो। करना है तो अच्छे से करना है, और अच्छे से करना है तो रिजल्ट ला के देना है। क्यों अपन किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आसान आसान चीज़ें पढ़ लेंगे तो आईआईटी थोड़ी आसान आसान चीज़ें पूछता है। हम खुद को ही बेवकूफ़ बनाते हो, बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सिंपल सिंपल चीज़ें बच्चों को पढ़ा देते, बच्चे खुश। अरे भैया जो जेई पूछने वाला है, हमें तो वो सब चीज़ें पढ़ना है, चाहे वो कैसी भी हो, और हमें उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, और वो किसी भी सब्जेक्ट में। भैया यहाँ जेई के पास कोई बाउंड्री नहीं है, ना किसी किताब की बाउंड्री है, ना किसी सब्जेक्ट की बाउंड्री है। उसने अगर क्वेश्चन फ्रेम किया है तो वो तो आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा, क्या मतलब है जाएगा। इसीलिए तो जेई प्रेस्टिजियस एग्जाम है बेटा, और इसीलिए तो आप समझ रहे हो, कुछ ही समझ गए मेरी बात। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क लगाओ, कुछ भी आएगा तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी तो बेटा मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डेप्थ शुरू भी नहीं की, डेप्थ अब शुरू होगी। एससीबी के क्वेश्चन अब मैंने कराना शुरू किए हैं, अब आएगा मजा, अब तुमको पता चलेगा लेवल, अब जरा दिमाग घूमेगा तो मजा आएगा। और सीखना यार, तुमको साइकिल आती है और मैं साइकिल ही सिखाता जाऊंगा तो क्या मतलब है यार। तुमको साइकिल आती है और तुमको मैंने बाइक सिखा दी, फिर तुमको मैंने कार सिखा दी, और फिर तुमसे मैंने प्लेन उड़ा दिया, तो मतलब है, तो मतलब क्या रहा। अब देखो तुम 10th पढ़ के आए हो, तुमको मैं 12th की एससीबी सॉल्व कराऊंगा और तुमसे बनेगी, क्योंकि हर साल बच्चे से बनती है। बस थोड़ा सा अभी तो क्या सामने नहीं हो तुम लोग क्लास में, वरना जितने लेक्चर अभी दिए वो सब रटवा देता मैं, और सवाल तुमसे बनेंगे 10-10 बार कराऊंगा मैं, 10-10 बार क्लास में करवाता मैं तुमसे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम घर पे करो तो सब बनेगा, कोई टफ, कुछ टफ नहीं है, कोई फिजिक्स कोई केमिस्ट्री नहीं है। एटॉमिक है मतलब एटॉमिक, और हमें एटॉमिक पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर हो तो आज के बाद ये मत सोचना कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और मुझे वो बनना चाहिए। और ये ही जुनून, ये ही जिद, और इसी तरह का अगर कमिटमेंट है तो ही बेटा पार लगेंगे। समझ लो, ये कमिटमेंट, ये जोश होना ज़रूरी है। लाओ अपने अंदर, ये जोश होना ज़रूरी है। अब देयर इज, हाँ वापस से आता हूँ बेटा, मैं ये थोड़ा सा मैंने बूस्टअप करने की कोशिश की, मोराल थोड़ा बढ़े, थोड़ा जोश आए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन मैंने बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में पहला पॉइंट क्या बताया बेटा मैंने, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोटोन। कंजर्वेशन ऑफ फोटोन नाम का कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब फोटोन कंजर्व नहीं है। फोटोन तो क्रिएट भी होता है, फोटोन तो डिस्ट्रॉय भी होता है। फिर फोटोन कोलाइड्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। फोटोन अपने लाइफ टाइम में एक ही बार टकराता, बस दोबारा नहीं टकराता, एक बार टकराया काम खत्म। फिर इन सब बातों का मतलब अभी समझ में आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये एक एक पॉइंट बहुत क्रूशियल है, ये सवालों में उलझा देता है। इसीलिए अगर ये याद होगा तो सवाल में जब इसको लगाएंगे तो मक्खन की तरह सवाल सॉल्व हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, अटकेंगे नहीं। और ये अगर पता नहीं होगा तो हर पॉइंट पे अटकेंगे, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। समझ रहे हो बेटा, इसलिए ध्यान रखो। फोटोन कोलाइड ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, एक बार टकराएगा दोबारा नहीं टकराएगा। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, दो फोटोन मिलके एक काम नहीं कर सकते, दो फोटोन मिलके एक साथ किसी को कुछ काम करने के लिए सप्लाई नहीं कर सकते, एनर्जी या मोमेंटम जो भी है। फिर अगला मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटोन है, किसी भी रेडिएशन का फोटोन हो, कोई सा भी फोटोन हो, उसकी स्पीड कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी की, हमें पता है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। अब जो नंबर ऑफ फोटोन है वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा, इंटेंसिटी के। वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, इंटेंसिटी के। नंबर ऑफ फोटोन जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो बढ़ेंगे बढ़ेंगे।
हाँ बच्चों, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। अब इसमें मैं अगली बात बता रहा था, फोटॉन का जो रेस्ट मास है बेटा वो जीरो होता है। फोटॉन का जो रेस्ट मास है वो क्या होता है बेटे, जीरो होता है। और फोटॉन का जो मूविंग मास है वो नॉट डिफाइंड होता है। फोटॉन का जो मूविंग मास है वो नॉट डिफाइन होता है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी पार्टिकल का जो मूविंग मास है, ये जो बता रहा हूँ ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी और ये अगेन फिजिक्स की है, लेकिन लगती सिर्फ केमिस्ट्री में है, क्योंकि ये फॉर्मूला तुमसे सिर्फ केमिस्ट्री में पूछेगा, फिजिक्स में नहीं पूछेगा। ये आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है वो कहता है कि मूविंग मास इक्वल टू होता है रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लिखा है रूट में। अब हमें पता है फोटोन, ये सी स्पीड ऑफ लाइट है, वी पार्टिकल की स्पीड है, फोटोन की स्पीड सी के बराबर होती है, तो एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो एम इक्वल टू 0/0, और 0/0 1 नहीं होता, 0/0 0 नहीं होता, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए यहाँ पर फोटॉन का मूविंग मास जो है वो डिफाइंड नहीं है। ये हो गई बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। अब हम इसको नोट करेंगे, करिए बेटा, हेडिंग डालिए, और सारे प्रॉपर्टीज सब डिफरेंट कलर से लिखेंगे, अलग अलग कलर से, और बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखिए बच्चों, लिखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, लिखिए। पहला, there is no concept of conservation of photon. There is no concept of conservation of photon. There is no concept of conservation of photon. दूसरा लिखिए, photon collides only once. Photon collides only once in its lifetime. Photon collides only once in its lifetime. Only once in its lifetime. And then destroyed. And then destroyed. तीसरा लिखिए बेटा, two photons together cannot supply energy. Two photons together cannot supply energy to a single particle. To a single particle. To perform a particular assignment. To perform a particular assignment. फोर्थ पॉइंट लिखिए बेटा, energies of all the photons of a single radiation. Energies of all the photons of a single radiation
आर इक्वल आर इक्वल पांचवा all the photons of any electromagnetic radiation, all the photons of any electromagnetic radiation travels with 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, travels with 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। छठा, number of photons is directly proportional to the number of photons is directly proportional to the सॉरी बेटे, लिखिए लिखिए number of photons is directly proportional to the intensity of radiation and do not depends on frequency of radiation, do not depends on frequency of radiation। अब नीचे रेट से लिखिए, नीचे रेट से लिखिए नंबर ऑफ फोटॉन प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। चलिए सातवां पॉइंट लिखिए बच्चों, सातवां पॉइंट लिखिए एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू द frequency of radiation, energy of photon is proportional to the frequency of radiation and do not depends on intensity of radiation, do not depends on intensity of radiation। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है बेटे। अब लिखिए आठवां,
एट प्रॉपर्टी लिखिए बच्चों, एट प्रॉपर्टी लिखिए, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फिर नाइन्थ मूविंग मास ऑफ फोटोन, मूविंग मास ऑफ फोटोन is not defined, is not defined, not defined। तो उसमें लिखिए बेटा, उसमें लिखिए ये m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू सी, मतलब v इक्वल टू सी, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू सी। तो फिर लिखिए देयरफॉर m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो फिर लिखिए m इक्वल टू 0 बाय 0। तो फिर लिखिए m इक्वल टू नॉट डिफाइंड, m इक्वल टू नॉट डिफाइंड। चलिए बेटा, तो ये तो हमारी बात हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की। अब हम पढ़ेंगे अगला हेडिंग, पहले उसको समझेंगे, बाद में मैं लिखूंगा डी ब्रोगलीज 12 नेचर। डी ब्रोगलीज 12 नेचर। डी ब्रोगली 12 नेचर, ठीक है बेटा। अब इसको ध्यान से सुनो, समझो बेटा। हमें 10th से पता है कि लाइट में ड्वेल नेचर होता है, मतलब ये जो लाइट आ रही है इसमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। अब आपको 10th में अगर याद नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, अभी 12th के ऑप्टिक्स में आप फिर ये पढ़ोगे, फिर वही फिजिक्स। क्या करूँ बेटा, सब कुछ रिलेटेड है। तो जो लाइट है वो ड्वेल नेचर का होता है, उसमें वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो डी ब्रोगली ने सोचा, बोले यार जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी ड्वेल नेचर होना चाहिए, और उसने ऑब्जर्व भी किया। बोले जब इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा पार्टिकल हाई स्पीड, मतलब 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, तो वो अपने साथ वेव्स एसोसिएटेड लेके चलता है, उसके साथ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, उसके साथ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। मतलब मेरे बच्चा आपको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल जब मोशन में होता है तो वो पार्टिकल तो होता ही है, साथ में उसके वेव्स भी होती है, मतलब उसमें वेव नेचर होता है। अब तुम सोचोगे यार वेव कैसे होती है, तो पहले उसका एग्जाम्पल समझो। पंखा, अब मैंने ऊपर इशारा करा, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पंखा चल रहा है।
आपके घर में भी चल रहा होगा। तो पंखा जो है उसमें बताओ पंखुड़ियाँ कितनी होती हैं? 3। जब पंखा रुका हुआ है तो उसमें पंखुड़ियाँ कितनी हैं? 3 है। 3 है। अब जब ये घूम रहा है तो ध्यान से देखो, आपको तो पूरा का पूरा एक सर्कल दिख रहा है, 3 कहाँ दिख रही है अलग से? तो ये जब पंखुड़ियाँ मोशन में है तो पूरा क्लाउड बना हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये वेव्स है, लेकिन अभी आपको ये क्या दिख रहा है? क्लाउड के जैसा। तो ठीक इसी तरीके से जब एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से मूव करता है तो उसके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। वैसे तो हर बॉडी जब भी मोशन करती है तो उसके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, उसके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं वो वेव नेचर की ही होती हैं। मतलब हर बॉडी जब मोशन में होती है तो कुछ ना कुछ वेव नेचर शो करती है, भले ही वो कितना ही कम क्यों ना हो, कितना ही कम क्यों ना हो, वो वेव नेचर शो करती है। लेकिन जब वो वेव नेचर इतने मैग्नीट्यूड पे आ जाए, इतना हो जाए कि वो पार्टिकल नेचर के अगेंस्ट दिखने लगे, शो होने लगे, प्रॉपर्टीज में झलकने लगे, तब हम कहेंगे हाँ भाई वेव नेचर आया। तो ये काम होता है इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के केस में। जब इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा पार्टिकल हाई स्पीड से चलता है तो उसमें वेव नेचर जो है वो कंसिडरेबल एक्सटेंट तक डेवलप होता है। अब फिर सबका दिमाग घुमा, बोले सर ये सब तो ठीक है, होता है, आप बोलो समझाओ क्यों, कैसे, आओ कैसे हो गया है? तो उसको समझाओ, ध्यान से सुनना। आइंस्टाइन, फिर वही फिजिक्स, आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया है E = mc²। ये तो सबने सुना है यार, इस नाम का तो होटल है जंजीर वाला चौराहे पे, E = mc²। और ये आपको पता है क्या कहलाता है? आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। यहाँ पे E एनर्जी है, m मास है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये हमें बताता है कि m मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी? m × c²। और इस फॉर्मूले से पता है बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन मिल चुका है, वो अभी आपके काम का तो नहीं है लेकिन मैं बता दूं, 1 AMU = 931 MeV। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 12th में जाके न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। एक एटॉमिक मास यूनिट मास को जब एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी तुमको? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU से एनर्जी कितनी मिलेगी? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इंटू 10⁶, 931 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब पता है डी ब्रॉगली ने क्या कहा? बोले जब भी कोई बॉडी हाई स्पीड से चलती है तो उसके मास का एक फ्रैक्शन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मास का एक फ्रैक्शन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो एनर्जी वेव के फॉर्म में उसके साथ एसोसिएटेड होती है। वो एनर्जी वेव के फॉर्म में उसके साथ एसोसिएटेड होती है, और जो वेव अब उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है उसे मैटर वेव कहते हैं। अब वो जो वेव उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है उसे हम मैटर वेव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मैटर वेव। आ गई मेरे बच्चा बात समझ में? अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन आया, बोले सर अगर मान लो मैटर वेव है भी, अगर मान लो मैटर वेव है भी, तो फिर आप ये समझाओ कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी? क्योंकि मैटर वेव है तो वेवलेंथ भी होगी और फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो अब हमें मैटर वेव की वेवलेंथ निकालनी है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी दिया है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? डी ब्रॉगली ने। तो अब आपको वेवलेंथ पूछना है तो किससे पूछोगे? डी ब्रॉगली से। बोले सर वो तो है नहीं। कोई बात नहीं, मैंने पूछ लिया है, मैं बताता हूँ कि मैटर वेव की वेवलेंथ क्या होगी। समझ में? हमें पता है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस से E = mc² होता है। अब जितनी भी एनर्जी आपको मिली वो एनर्जी किस फॉर्म में चलेगी? प्लांक्स के अकॉर्डिंग वो किस फॉर्म में चलेगी? बंडल्स। और उन बंडल को क्या कहेंगे? क्वांटा। किस फॉर्म में चलेगी वो? बंडल्स। और उन बंडल को क्या कहेंगे? क्वांटा, मतलब फोटोन। वो एनर्जी चलेगी फोटोन के फॉर्म में। तो मतलब इसको मैं लिखूंगा E = hν, मतलब hc/λ। इन दोनों को बराबर रखूंगा तो hc/λ = m × c²। c से c कट गया तो h/λ क्या आ गया? m × c। तो h/m × c = λ। तो λ = h/m × c। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम।
मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो लेमड़ा इक्वल टू क्या आ गया? h अपॉन p। ये हो गई वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ये क्या हो गई बेटा? वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ये हमने निकाली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। यहाँ पे p क्या है? मोमेंटम है। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। आगे मेरी बात समझिए, आप सुनो। ये जो मैंने पूरा सवाल किया है, इसमें एक बहुत बड़ा ब्लेंडर है। सब जगह किताबों में ऐसे ही छुपा है। ये जो पूरा मैंने डेरिवेशन किया है, ये ब्लेंडर है बेटा। ऐसा बोला जाता है कि जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी मास m अगर स्पीड ऑफ लाइट से चल देगा तो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मास m स्पीड ऑफ लाइट से चल देगा तो पूरा का पूरा काय में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। लेकिन हमारा पार्टिकल जो है वो पूरा का पूरा तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ जहाँ जहाँ मैंने सी लिया है वहाँ वहाँ में वी लेकर भी काम कर सकता हूँ। वहाँ वहाँ में वी लेकर भी काम कर सकता हूँ। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में मैं सी की जगह वी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने फ्रैक्शन ऑफ मास को कन्वर्ट करने के लिए कहा है। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो मोमेंटम है बेटा, अब मैं वी लेके काम करूँगा। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से 2k m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? m स्क्वायर v स्क्वायर। अरे बेटा 2 को इधर लिया है और दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2k m इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला है? 2k m इक्वल टू p स्क्वायर, क्योंकि p m v होता है। तो यहाँ से आपको p इक्वल टू क्या मिला? अंडर रूट 2k m। तो वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला क्या आ गया? h अपॉन अंडर रूट 2k m। क्या आ गया बेटा वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला? h अपॉन अंडर रूट 2k m। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है भाई, कोई भी चार्ज पार्टिकल q अगर 20 पोटेंशियल से एक्सेलरेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी qv हो जाती है। ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं, तो ये वैल्यू रख देते हैं। तो लेमड़ा इक्वल टू क्या हो गया? h अपॉन अंडर रूट 2qv। और यही बात अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए करूँगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए q इक्वल टू e होता है। तो लेमड़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन अंडर रूट 2ev। h अपॉन अंडर रूट 2ev। और एक बहुत स्पेशल बात, कई बार क्या है, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ याद कर लेना। हालांकि इसको डिराइव कर लेंगे, कुछ दम वाली बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद कर लेना। ये कई बार सवाल आ चुका है और डायरेक्टली आंसर आ जाता है। मगर जेई में क्या टाइम कम होता है, तो ये बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। ये मैटर वेव की वेवलेंथ निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए। और पता है वो कितनी होती है? अंडर रूट 150 बाय वी। और ये काहे में होती है? ए नॉट। ये यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? ए नॉट। अंडर वी क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। वी क्या है बेटा? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दिया है तुमने, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दिया है ना, तो उसकी जो मैटर वेव बनेगी, उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है? अंडर रूट 150 बाय वी। अंडर रूट 150 बाय वी। इसको घोट लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जबकि वी क्या है बेटा? अप्लाइड पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए लगाया था। वी क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल है, जो हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए लगाया था, जो हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए लगाया था। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये है 150 बाई वी ए नॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर। अब हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहले अब हम इसको लिखेंगे। तो अब आप हेडिंग डालिए बेटा, डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर। डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर। अब मैं आपको इसको लिखाना शुरू करता हूँ। स्पेलिंग बोर्ड पे लिखिए बेटा, बोर्ड पे से देख के लिखिए स्पेलिंग। स्पेलिंग बोर्ड पे है बच्चों। चलिए बच्चों लिखिए, when an electron like particle
moves with high speed, then it will behave like a particle as well as like a wave. Then it will behave like a particle as well as like a wave. And the waves associated with it, and the waves associated with it are called matter waves. Are called matter waves. अब लिखिए रीजन बेटा, रीजन लिखिए। When electron-like particle moves with high speed, when electron-like particle moves with high speed, then fraction of its mass is converted into energy. Then fraction of its mass is converted into energy. And this energy travels in the form of wave. And this energy travels in the form of wave. Remains associated with electron. Remains associated with electron. अब ऐड डालिए बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। इसमें लिखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, स्पेलिंग बोल रहा हूँ, EINESTINE, EINESTINE, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। देखो बेटा, E इक्वल टू MC स्क्वायर, E इक्वल टू MC स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिखा हुआ E इक्वल टू MC स्क्वायर, बोर्ड पे लिखा है E इक्वल टू MC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 पे लिखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, या E इक्वल टू h न्यू इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, E इक्वल टू h न्यू इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। इसको देखिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 नीचे लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
छाप लीजिए बेटा बोर्ड पे। इसके बाद आपको क्या क्या करना है, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। देख लिया बेटा, ये 3 4 5 6 ये स्टेप लिख ली। फिर उसके बाद ये ब्लू कलर का पूरा, ब्लैक के बाद पूरा ब्लू और उसके बाद फिर रेड, ठीक है, उसके बाद फिर रेड लिख लीजिए। अच्छा है, जब रेट से लिखो बेटा तो उसके नीचे लिख देना ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है बच्चा, ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है बेटा। चलो अब इसका सवाल करते हैं। लिखिए बेटा पहला क्वेश्चन, अ क्रिकेट बॉल इज मूविंग विथ सॉरी a cricket ball is moving with 150 kilometer per hour, 150 kilometer per hour. Then calculate wavelength of its matter wave. Wavelength of its matter wave. Given mass of the ball is 200 ग्राम और वेलोसिटी तो देगी आपको 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो बेटे अब इस सवाल को करते हैं। ध्यान देते हैं। चलिए सुनिए, सबसे पहले वेलोसिटी का कन्वर्जन 150 किलोमीटर को बदल दिया मीटर में और आवर्स को बदल दिया सेकंड में, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए तो ये आ गया 1500/36। अब इसको सॉल्व करना है। 1500/36 कितना आता है देखते हैं।
करते हैं बेटा। 1500 डिवाइड बाय 36, 41.66, तो हम इसको लिख देते हैं 41.67 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गई वेलोसिटी। मास 200 बाय 1000 किलोग्राम, मतलब 0.2 किलोग्राम। तो मोमेंटम कितना होगा mv, मतलब 0.2 इंटू 41.67, 8.33 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हो गया मोमेंटम। तो वेवलेंथ h अपॉन p 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 8.33, 6.626 डिवाइडेड बाय 8.33, 0.795 है। तो मैं इसको लिखूंगा 7.954 इंटू 10 की पावर माइनस 35 मीटर। ये होगी बेटा क्रिकेट बॉल के साथ एसोसिएटेड मैटर वेव की वेवलेंथ। ये होगी क्रिकेट बॉल के साथ एसोसिएटेड मैटर वेव की वेवलेंथ। ठीक है बच्चा, इसको कॉपी करो, फिर अगला सवाल कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, if an electron and proton are accelerated by same potential difference, are accelerated by same potential difference, same potential difference, then what should be the ratio of de Broglie wavelength, देखिए बेटा, आपको उसमें दिया चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ई होता है, हालांकि माइनस साइन है, लेकिन हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। फिर हमें दिया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, दोनों के लिए V। तो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की कितनी हो गई? ईवी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम। तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन कितनी होगी? h अपॉन √2m kp, और इलेक्ट्रॉन की h अपॉन √2, अच्छा ये mp kp और ये me kp। पहले तो h से h काट दो, 2 से 2 काट दो, ये ke है, और kp से ke काट दो क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये लेमड़ा p बाय लेमड़ा e, रेशो कितना हो गया? तो ये रूट में हो गया बेटा me बाय mp। अब मैंने आपको बताया था me इक्वल टू me अपॉन 18 कितना होता है? 40।
इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का 1/1840 टाइम्स है, ये रख देते हैं। तो लेमड़ा पी बाय लेमड़ा ई इक्वल टू अंडर रूट 1/1840, और ब्रैकेट में ये क्या बचा, एम पी बाय एम पी कट दिया, अरे भाई एम की जगह रख दिया, एम पी तो भाई कैंसिल हो गया। तो लेमड़ा पी बाय लेमड़ा ई इक्वल टू 1/1840। तो लेमड़ा पी बाय लेमड़ा ई इज इक्वल टू मेरे में निकाल रहा हूँ √1840 की वैल्यू 42.89 42.89। तो ये हो गया 1:42.89। मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो प्रोटॉन से 42.89 लगभग 43 टाइम्स ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है बच्चा, चलो फिर लिखिए इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल लिखिए, इसको नोट करिए फिर अगला सवाल लिखिए। Ratio of velocities of alpha particle and proton is 2:1. Ratio of velocities of alpha particle is to proton, ये दिया है 2:1। Then determine ratio of their de Broglie wavelengths. Then determine their ratio of de Broglie wavelengths. और हमें निकालना क्या है बच्चों, लेमड़ा अल्फा अपॉन लेमड़ा पी। हमें पता क्या है, अल्फा का मास और प्रोटॉन का मास, तो ये 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, कितना है 4/1। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, तो मोमेंटम ऑफ अल्फा अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा इनटू वेलोसिटी अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो एम अल्फा बाय एम पी कितना है 4, वी अल्फा बाय वी पी कितना है बेटा 2, तो टोटल कितना हो गया 8। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है लेमड़ा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। तो लेमड़ा अल्फा अपॉन लेमड़ा पी इक्वल टू एच अपॉन पी अल्फा और एच अपॉन पी ऑफ प्रोटॉन। तो बेटे लेमड़ा अल्फा अपॉन लेमड़ा पी इक्वल टू एच कट गया पी पी अपॉन पी अल्फा। तो लेमड़ा अपॉन लेमड़ा पी, लेमड़ा अल्फा अपॉन लेमड़ा पी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/8। तो पी अल्फा बाय पी पी 8 है, तो पी पी बाय पी अल्फा 1/8। तो आंसर क्या आ गया, लेमड़ा अल्फा इज टू लेमड़ा पी इक्वल टू 1:8। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बच्चे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप इसको ध्यान से लिखें और अगले लेक्चर में अपन फिर मिलते हैं, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।